यस, आज हम लोग बात करेंगे अप्रगामी तरंगें या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये अप्रगामी तरंगें होती क्या है या स्टेशनरी वेव होती क्या है। तो अप्रगामी तरंगों के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो तरंगें पढ़ी थी वो कौन सी तरंगें थी? तो वो तरंगें थी परगामी तरंग। जैसे हमने सबसे शुरुआत में बात की या इतने दिन तक इतने लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, वो तरंगें सारी परगामी तरंगें थी। तरंग, सबसे पहले बात करूंगी तरंग क्या है। तो तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा एवं संवेग का स्थानांतरण करता है। यानी अगर मान लो जैसे मान लो अपन ने शुरुआत वाले दिन अगर अपन ने बात की थी कि जैसे एक लोगों की लाइन खड़ी है, तो उस लोगों की लाइन के अंदर एक पीछे खड़ा आदमी धक्का देता है तो वो धक्का आगे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो एनर्जी का आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो तरंग, वो तरंग जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार फ्लो करे, वो तरंग है परगामी तरंग। जिसमें एक स्थान से लगातार ऊर्जा दूसरे स्थान की तरफ लगातार बढ़ती जाए, वो है परगामी तरंग। ठीक है, जिसमें ऊर्जा एक स्थान से लगातार दूसरे स्थान की तरफ बढ़ेगी। जबकि अप्रगामी तरंग एक ऐसी तरंग होगी जिसमें एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। बड़ा अंतर है अप्रगामी तरंगों में और परगामी तरंगों में। परगामी तरंगें ऊर्जा का फ्लो करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जबकि अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा तो होती है लेकिन उसका फ्लो नहीं होता, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो है उसमें, लेकिन एनर्जी का स्थानांतरण नहीं होगा। तो अप्रगामी तरंग बनेगी कैसे और अप्रगामी तरंग किस प्रकार से अपन उसको डिफाइन करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे किसी माध्यम में परस्पर विपरीत दिशाओं में संचरित होती हुई दो विपरीत दिशाओं में, पहली बात विपरीत दिशाओं में संचरित होती हुई दो समान आवृत्ति की परगामी तरंगें जो एनर्जी का ट्रांसफर करती है, वो वाली तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपित होकर के एक अप्रगामी तरंग का निर्माण करेगी। जैसे मान लो मेरे पास एक डोरी है और मैंने डोरी में ऐसे झटका दिया तो डोरी में एक वेव पल्स जनरेट होगी, वो वेव पल्स एनर्जी को लेकर के आगे की तरफ जाएगी। और अगर मैं डोरी को कंटिन्यू वाइब्रेट कर रहा हूं तो डोरी के अंदर एक वेव जनरेट होगी। अगर एक ही झटका दूंगा तो सिर्फ वेव पल्स तरंग स्पंद जनरेट होगा, और अगर मैं डोरी को लगातार वाइब्रेट करूं तो डोरी के अंदर एक वेव जनरेट होगी और वो वेव थोड़ी देर बाद में उस सिरे पर पहुंचेगी। तो जब तक वो उस सिरे पर पहुंची नहीं तब तक वेव लगातार फ्लो कर रही है और यहां से एनर्जी का वहां तक स्थानांतरण कर रही है। तो ये तब तक ये वेव कौन सी वेव है? परगामी तरंग है। जैसे ये वेव वहां पहुंची, वहां पहुंच करके उस सिरे से, वो दृढ़ आधार है, उस दृढ़ आधार से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। तो ये जो इधर जा रही थी वो है आपतित तरंग, और वहां से जो वापस आ रही है वो भी समान आवृत्ति की होगी और वो है परावर्तित तरंग। जब डोरी के अंदर आपतित तरंग और परावर्तित तरंग आपस में अध्यारोपित होती है तो विपरीत दिशाओं में है और आवृत्तियां समान है, अध्यारोपित होगी, तो इनके अध्यारोपण से एक डोरी के अंदर नई तरंग बनेगी जिसको अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव कहेंगे। जैसे आप अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पे एक डोरी बंधी हुई है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक डोरी बंधी हुई है और इस डोरी के अंदर मैंने यहाँ से एक वेव पल्स जनरेट करी, तो ये वेव पल्स जाकर के इस पे टकराएगी और टकरा करके वापस इधर आएगी। वापस आने के बाद में ये डोरी कुछ ऐसे बन जाएगी। मान लो जैसे इसके अंदर वेव बनी तो ये डोरी इस प्रकार से बन गई, ये इस शेप में आ गई। अब आपको पता है, अब आप क्या देखोगे, ये डोरी अभी 3 लूप बने, ये और ये। जैसे ही मान लो मैंने यहां से ये ऊपर उठाया, वो नीचे दबा और फिर वो ऊपर उठा। अब अगली बार क्या होगा, अब परावर्तित तरंग इस पे अध्यारोपित होगी, तो अगला स्टेप में होगा कि ये जो यहां से ऊपर उठा हुआ सिरा था वो सिरा नीचे आ जाएगा, या वो वाला डोरी का पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो डोरी का पोर्शन ऊपर चला जाएगा ऐसे, और इधर के ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये डोरी 2 ही स्थितियों में हो सकती है, या तो इस पीली वाली स्थिति में होगी ऐसे, या फिर इस पिंक वाली स्थिति में होगी ऐसे। ये इस डोरी के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है। तो ये डोरी एक लूप ये बना, एक लूप ये बना और एक लूप ये बना। ये डोरी
3 लूपों के अंदर कंपन करेगी। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कंपन आवृत्ति फास्ट करूं तो 4 लूपों में हो सकती है, और कंपन आवृत्ति धीमी करूं तो ये 1 लूप में भी हो सकती है। ऐसे जैसे ये यहां डोरी थी, हल्का सा बीच में से विक्षोभ दिया, ये डोरी यहां से पूरी की पूरी ऐसे ऊपर उठ गई, या फिर ये डोरी पूरी की पूरी यहां से ऐसे नीचे आ जाएगी। तो या तो ये डोरी ऐसे ऊपर आएगी या नीचे आएगी, या ऊपर आएगी या नीचे आएगी। तो ये तो 1 लूप में कंपन हुआ, और कंपन आवृत्ति अगर ज्यादा कर दी तो ये 3 लूपों में कंपन हो जाएगी, और अगर थोड़ा और इसको कम करूं तो 2 लूपों में कंपन हो सकती है, यानी आधी डोरी ऊपर आधी नीचे, फिर ये आधी ऊपर ये आधी नीचे, तो 2 लूपों में कंपन हो जाएगी। इसमें आप क्या देखोगे, तो हम लोगों ने देखा कि हमने जैसे ही इधर की तरफ कंपन जनरेट किए तो ये कंपन वहां जाके उस पर टकराए, और टकराने के बाद में वो जो तरंग परावर्तित हुई वो आपतित के साथ अध्यारोपित होने के बाद में ये डोरी लूपों में कंपन करना शुरू कर देगी। पहले आप क्या देखोगे कि डोरी के अंदर एक वेव इधर जा रही है, जब तक टकराती नहीं तब तक आपको इधर जाता हुआ विक्षोभ दिखेगा, और टकराने के बाद में जैसे ही वो विक्षोभ वहां पहुंच जाएगा उसके बाद में वहां से एक विक्षोभ रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में आप क्या देखोगे, डोरी या तो ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। आप ये नहीं देखोगे कि डोरी में एक लगातार तरंग इधर जा रही है या लगातार तरंग इधर जा रही है, आपको कहीं पे भी तरंग जाती हुई दिखाई नहीं देगी। जब तक ये तरंग जब तक उस सिरे पे टकराई नहीं थी तब तक मेरे हाथ से उस सिरे की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो वाली तरंग थी प्रगामी तरंग। और जैसे ही टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के अध्यारोपण हो गया तो आप देखोगे कि डोरी उस सिरे से मेरे हाथ के बीच में ऐसे लूपों के अंदर कंपन कर रही है। आपको ना तो कोई तरंग इधर जाती हुई दिखेगी और न तरंग इधर जाती हुई दिखेगी, आपको फिक्स लूपों के अंदर डोरी ऊपर या नीचे जाती हुई दिखेगी। आप क्या देखोगे, डोरी का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेगा। या तो ये डोरी का ये वाला पोर्शन ऊपर होगा या ये वाला पोर्शन नीचे होगा। इस डोरी का ये जो कण है वो कण यहीं रहेगा, ऐसे ही डोरी का ये वाला कण है वो यहीं रहेगा, और डोरी का ये वाला कण है वो यहीं रहेगा। तो इस दौरान माध्यम कौन है, डोरी के कुछ कण है वो अपनी साम्य अवस्था से हिल ही नहीं रहे, और साम्य अवस्था से हिल नहीं रहे तो इसका मतलब इस पॉइंट से इधर वाली या इस कण से इधर वाली ऊर्जा है वो यहीं रहेगी, और इस कण से इधर वाली ऊर्जा है वो यहीं रहेगी। इसका मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर कब होता है, किसी तरंग के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है, माध्यम के कणों के द्वारा होता है। माध्यम का कण कंपन करके अपनी एनर्जी पास वाले को ट्रांसफर करता है, ये होता है तरंग में ऊर्जा संचरण का तरीका। तो ये माध्यम का कण है वो हिल ही नहीं रहा अपनी पोजीशन पे, तो यहां से एनर्जी ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है। इसका मतलब डोरी के इस भाग की ऊर्जा यही है, डोरी के इस भाग की ऊर्जा यही है, और डोरी के इस भाग की ऊर्जा यही है। दो स्थिर कणों के मध्य एनर्जी बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि वो स्थिर कण है, वो कण अपनी गति कर ही नहीं रहे, और गति नहीं कर रहे हैं तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो यहां पे डोरी के कुछ कण है वो अपनी साम्य अवस्था पर स्थिर है, इसलिए ये तरंग एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करती। तो हम यहां पे क्या देखेंगे, पहली बात तो अप्रगामी तरंग की परिभाषा किसी माध्यम में परस्पर विपरीत दिशाओं में संचरित होती हुई दो समान आवृत्ति की, आवृत्तियां समान होनी चाहिए, अगर आवृत्तियां भिन्न भिन्न है तो फिर अप्रगामी तरंग नहीं बनेगी। समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अप्रगामी तरंग का निर्माण करती है। अप्रगामी तरंग एक ऐसी तरंग है जो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करेगी, फिक्स लूपों के अंदर कोई तरंग है वो कंपन करेगी, और जो तरंग की जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर लूपों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जैसे यहाँ और यहाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरंग में पूरी की पूरी ऊर्जा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फिक्स जो दृढ़ बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज के बीच में स्थिर होगी पूरी डोरी के अंदर। तो दूसरा, अप्रगामी तरंग दो परिसीमाओं के मध्य स्थिर रहती है, जैसे यहाँ और यहाँ, इससे आगे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ इधर कोई एनर्जी नहीं है, इधर कोई एनर्जी नहीं है, तो दो सीमाओं के बीच में अप्रगामी तरंग स्थिर रहती है। तीसरे पॉइंट की बात करें अप्रगामी तरंगों के बारे में, तो अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, लगातार एनर्जी का फ्लो नहीं होता। एनर्जी होती है लेकिन फ्लो नहीं होता। जैसे इस लूप की एनर्जी यही है, इस लूप की एनर्जी यही है, इस लूप की एनर्जी यही है, और इस डोरी में पूरी एनर्जी यहां से लेकर के यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, अगला पॉइंट है अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कुछ कण, अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कुछ कण अपनी साम्य अवस्था पर स्थिर रहते हैं। ये देख लो, ये वाला कण, ये वाला कण, ये वाला कण और ये वाला कण अपनी साम्य अवस्था में स्थिर है, और इन कणों को नोड कहा जाता है। नोड, ये जैसे N,
ये एन, एन मीन्स नोड, ये एन और ये एन, निष्पंद, हिंदी में इनको एन, एन फॉर निष्पंद, या नोड। ठीक है, कुछ कण माध्य स्थिति पर स्थिर रहते हैं जबकि कुछ अपनी साम्यावस्था, कुछ कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम, साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम, जैसे ये वाला कण है वो यहां से इतना ऊपर गया और फिर इतना नीचे गया, फिर इतना ऊपर गया, फिर इतना नीचे गया, यानी डोरी का ये जो कण है वो अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम विस्थापन कर रहा है। जैसे ये वाला कण है वो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम विस्थापन में, ये वाला कण है वो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम विस्थापन में, तो ये वाले कण कहलाएंगे एंटीनोड्स। ये वाले कण क्या कहलाएंगे? एंटीनोड्स। ए से लिखा हूं मैं यहां, ए और ए। ठीक है, तो ए फॉर प्रस्पंद, प्रस्पंद या एंटीनोड्स, एंटीनोड। तो अप्रगामी तरंगों में निष्पंद क्या होता है? तो अप्रगामी तरंगों में माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था पर स्थिर रहते हैं निष्पंद कहलाते हैं। अप्रगामी तरंगों में प्रस्पंद क्या होता है? तो अप्रगामी तरंगों में माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम के दोलन करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रस्पंद कहलाते हैं। क्लियर? तो दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य एक प्रस्पंद होता है और दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य एक निष्पंद होता है। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे वाली डोरी की बात करूं तो नीचे वाली डोरी में माध्यम का यहां वाला कण और डोरी का यहां वाला कण स्थिर है, तो ये यहां पे ये निष्पंद है और ये यहां पे निष्पंद है, और डोरी का सिंगल ये वाला कण, पूरी डोरी में ये वाला कण माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन में है, यानी ये प्रस्पंद है, एंटीनोड है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगों में प्रस्पंद और निष्पंद होते हैं। ठीक है, निष्पंद वे बिंदु या वे कण जो माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था पर स्थिर रहते हैं, और प्रस्पंद माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम के दोलन करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ डिस्कशन हुआ अप्रगामी तरंगों का, तो आप इसको स्क्रीन को रोक करके इसे नोट कर लेना। पहला, अप्रगामी तरंगों की डेफिनेशन हो गई है। दूसरा, अप्रगामी तरंग किसी दो परिसीमाओं के बीच में स्थिर रहती है। तीसरा, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। और चौथा, अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कुछ कण जो साम्यावस्था पर स्थिर रहते हैं निष्पंद होते हैं, और माध्यम के कुछ कण जो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम के दोलन करते हैं वो प्रस्पंद होते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? यस। तो सबसे पहले आप निष्पंद की परिभाषा लिखेंगे और प्रस्पंद की परिभाषा लिखेंगे। निष्पंद, अप्रगामी तरंगों में माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था पर हमेशा स्थिर रहते हैं, और प्रस्पंद, अप्रगामी तरंगों में माध्यम के वे कण जो साम्यावस्था के इर्द गिर्द अधिकतम आयाम के दोलन करते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत का मतलब है एक के बाद जस्ट दूसरा, दो क्रमागत निष्पंदों, नोड, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य दूरी λ/2 होती है। जैसे ये अप्रगामी तरंग है, ये अप्रगामी तरंग है जिसमें एक निष्पंद ये, दूसरा निष्पंद ये दो क्रमागत निष्पंद हुए। ऐसे नहीं ये निष्पंद और ये निष्पंद नहीं, दो पास वाले निष्पंद क्रमागत निष्पंद है। आपको पता है ये यहां से लेकर के ये एक तरंग बनी यहां तक, ये एक तरंग है, और एक तरंग की लंबाई होती है लैम्डा, तो ये तो आधी तरंग है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? λ/2। तो दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य दूरी λ/2 एवं क्रमागत प्रस्पंद यानी एंटीनोड एवं निष्पंद नोड, क्रमागत प्रस्पंद और निष्पंद, तो क्रमागत प्रस्पंद और निष्पंद इतनी दूरी पर ही है, ये वाली दूरी। तो आपको पता है ये दूरी λ/2 है, तो फिर ये दूरी λ/4 होगी। तो क्रमागत प्रस्पंद और निष्पंद के मध्य दूरी λ/4 होती है, ये वाली दूरी λ/4 होती है।
दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य, अगली लाइन, दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य स्थित माध्यम के कण, स्थित माध्यम के सभी कण परस्पर समान कला में, परस्पर समान कला में कंपन करते हैं। तो दो क्रमागत निस्पंद ये हुए, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में डोरी के सभी कण, इनके बीच में डोरी के सभी कण समान कला में कंपन करेंगे, मतलब सब एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर एक साथ ही नीचे आना शुरू होंगे और फिर एक साथ नीचे जाएंगे। जैसे मान लो ये पूरी डोरी है, तो ये निस्पंद है और ये निस्पंद है। अब डोरी शुरू में यहां थी, तो ये सारे कण एक साथ ऊपर गए यहां से, और सबसे खास बात यह है कि जब कण ये वाला यहां से यहां पहुंचा ना, उतने ही समय में ये वाला कण यहां से यहां पहुंचा। ऐसे नहीं है कि ये तो थोड़ी सी दूरी तय करके यहां पहुंचा है और ये ज्यादा दूरी तय करके यहां पहुंचा, इसका मतलब ये लेट पहुंचा होगा, नहीं, पूरी डोरी एक साथ ऐसे होगी और पूरी डोरी एक साथ नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब सारे कण मध्य स्थिति पर होंगे शुरू में और एक साथ ऊपर जाएंगे, तो समान कला में हो गया एक साथ ऊपर की तरफ जाना, और एक साथ यहां सब आकर के रुकेंगे, तो एक साथ रुक गए, फिर एक साथ नीचे रवाना हुए, फिर एक साथ मध्य स्थिति पर आए और फिर एक साथ नीचे गए, फिर एक साथ ऊपर गए। सारे के सारे कण, यहां तो एक साथ ऊपर, यहां एक साथ नीचे, यहां एक साथ विरामावस्था में, यहां एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, ऐसे। तो सारे कण कब? दो निस्पंदों के मध्य, दो निस्पंदों के मध्य, और दो निस्पंदों के मध्य सभी कण एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और एक साथ गति कर रहे हैं और एक साथ रुक रहे हैं, एक साथ समयावस्था में आ रहे हैं। इसका मतलब ये गति है वो समान कला में कंपन हुए। ये वाले कंपन कैसे कंपन है? समान कला में, एक साथ ऊपर जाना, एक साथ रुकना, एक साथ नीचे आना, एक साथ फिर रुकना, दो निस्पंदों के मध्य, ठीक है, समान कला में कंपन करते हैं। जबकि किसी निस्पंद के विपरीत ओर स्थित पार्टिकल, किसी निस्पंद के विपरीत ओर, जैसे मान लो ये निस्पंद है, इस निस्पंद के इधर वाले कण, जैसे ये डोरी, अभी ये डोरी इस शेप में है, इस शेप में ऐसे, तो जब ये डोरी यहां थी, यहां मध्य स्थिति में थी, तब ये वाला डोरी का पार्टिकल यहां ऐसे गया, जबकि यहां वाला पार्टिकल ऐसे आया। तो ये मध्य स्थिति से ऊपर की ओर गति करना शुरू किया, तो इसने मध्य स्थिति से नीचे की ओर गति करना शुरू किया। इसका मतलब यहां वाले सारे पार्टिकल ऊपर गति कर रहे थे, उस समय यहां वाले सारे पार्टिकल नीचे गति कर रहे थे। तो निस्पंद के दोनों तरफ कण विपरीत कला में कंपन करता है, इधर वाले ऊपर तो इधर वाले नीचे। और जब ये वाले ऊपर जाएंगे, देखो जब पिंक वाली स्थिति में आएगी डोरी, जब डोरी इस स्थिति में आएगी, सेकंड स्थिति में, इस वाली में, तो ये वाले कण तो ऊपर जाएंगे, जबकि ये वाले कण नीचे जाएंगे। तो हर बार मध्य स्थिति को विपरीत ओर पार करते हैं। मध्य स्थिति पर तो सारे एक साथ आते हैं ये, लेकिन मध्य स्थिति को पार करते समय ये ऊपर तो ये नीचे और ये ऊपर तो वो नीचे। जब मध्य स्थिति को कोई दो कण मध्य स्थिति को एक ही समय में विपरीत ओर पार करते हैं, तो वो वाली गति उनकी विपरीत कला में गति कहलाती है, ठीक है। तो निस्पंद के दोनों ओर स्थित कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। इसके अलावा अपरिगामी तरंग में माध्यम के सभी कण, अपरिगामी तरंग में माध्यम के सभी कण मध्य स्थिति से एक साथ गुजरते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये डोरी इस शेप में, जब ये डोरी नीचे आएगी तो पूरी की पूरी डोरी ऐसे हो जाएगी मध्य स्थिति पर, तो सारे के सारे कण एक साथ मध्य स्थिति पर आए, सारे के सारे कण एक साथ नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब ये इस डोरी की अगर मैं बात करूं तो ये इस शेप में, अभी ये डोरी ऐसे, और अगली बार जब ये डोरी ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाले दोनों नीचे आएंगे, तो जब ये जाकर के यहां पहुंचेगा, उसी समय में ये भी यहां आ जाएंगे सारे पार्टिकल। तो ये पूरी की पूरी डोरी एक साथ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। फिर ये पूरी डोरी ऐसे पिंक वाली शेप में आएगी और पिंक वाली शेप वापस हॉरिजॉन्टल होगी तो भी एक साथ होगी। जब डोरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उस समय सारे कण मध्य स्थिति पर होंगे। तो पूरी की पूरी डोरी एक साथ हॉरिजॉन्टल होती है। ऐसे नहीं डोरी का पहला पोर्शन पहले मध्य स्थिति पर आया, दूसरा पोर्शन बाद में मध्य स्थिति पर आया, ऐसा नहीं, पूरी की पूरी डोरी मध्य स्थिति पर एक साथ आएगी। तो इसका मतलब माध्यम के सभी कण, डोरी के कण ही तो माध्यम के कण है, माध्यम के सभी कण एक साथ साम्यावस्था से गुजरते हैं अपरिगामी तरंगों में। जबकि परगामी तरंगों में हमने क्या देखा, जैसे मान लो ये वाली, ये यहाँ पे जैसे मान लो ये डोरी है और इसमें तरंग बढ़ना शुरू कर रही है,
तो ये तरंग ऐसे बढ़ना शुरू होगी, ऐसे जा रही तरंग इधर की तरफ, तो ये कण मध्य स्थिति से ऊपर जा रहा है, अभी ये वाले कण तो स्थिर है। फिर जब ये वाले कण ऊपर जाएंगे तो ये वाले साइड नीचे आएंगे, फिर वापस ये ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो परगामी तरंगों में माध्यम के कण बारी बारी से मध्य स्थिति से पार होते हैं, मध्य स्थिति से गुजरते हैं बारी बारी से। पहले ये, उसके बाद में अगला, फिर उसके बाद में अगला, फिर उसके बाद में अगला, फिर ये वाले नीचे जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, ऐसे मतलब लगातार एक के बाद एक कण मध्य स्थिति को पार करता है। जैसे इस समय ये मध्य स्थिति से ऊपर जा रहा, मान लो ये ऊपर जा रहा मध्य स्थिति से, थोड़ी देर बाद में ये जाएगा, थोड़ी देर बाद में ये जाएगा, थोड़ी देर बाद में ये जाएगा, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक साथ मध्य स्थिति से ऊपर नहीं जा रहे हैं। जैसे ये तरंग आगे जा रही है तो ये वाला पार्टिकल अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो फिर थोड़ी देर बाद में ये ऊपर आएगा, फिर थोड़ी देर बाद में ये ऊपर आएगा, यानी बारी बारी से एक एक पार्टिकल मध्य स्थिति से पार होता है। जबकि अप्रगामी तरंगों में सभी पार्टिकल्स एक साथ मध्य स्थिति से पार होते हैं। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये कुछ विशेषताएं हुई अप्रगामी तरंगों की। इसके अलावा एक खास बात और है, परगामी तरंगों में ये जैसे परगामी तरंग है, इसमें माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन करते हैं। माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन करते हैं। जैसे मान लो माध्यम का ये कण है, यहां से इतना ऊपर जाके नीचे आया, तो डेफिनेटली ये वाला कण भी इतना ऊपर जाके नीचे आएगा, ये वाला कण भी इतना ऊपर जाके नीचे आएगा, ये वाला कण भी इतना ऊपर जाके नीचे आएगा। यानी माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन करते हैं और सभी कणों का श्रृंग बराबर ऊंचाई पर होगा। यानी बारी बारी से सभी कण श्रृंग बनेंगे और वो श्रृंग एक बराबर लेवल की हाइट पर होगा। एक सबका श्रृंग है एक ही लेवल में होगा और सबका ग्रत भी एक ही लेवल में होगा। तो इसका मतलब मध्य स्थिति से सारे कण बराबर हाइट तक जाएंगे और सारे कण बराबर डेप्थ तक जाएंगे। किसमें? परगामी तरंगों में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परगामी तरंग की। परगामी तरंग में माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन करते हैं, जबकि अप्रगामी तरंग में माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन नहीं करते। आप देखिए, ये वाला माध्यम का कण यहां से इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया, इसका ये आयाम हुआ, और इस वाले कण का माध्यम का आयाम ये हुआ। तो इसका मतलब अप्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण भिन्न भिन्न आयामों के दोलन करते हैं। इसका मतलब यहां से जो निस्पंद पर पार्टिकल्स है उनका दोलन या उनका आयाम 0 होगा, और जो प्रस्पंद पर पार्टिकल्स है उनका आयाम मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि अप्रगामी तरंग में माध्यम के सभी कण समान आयाम के दोलन करते हैं। सारे के सारे कण हैं वो समान आयाम के दोलन करते हैं। जितना पहले कण का आयाम होगा उतना ही दूसरे कण का, उतना ही तीसरे कण का, उतना ही चौथे कण का, हर एक कण का आयाम बराबर होगा। जबकि अप्रगामी तरंग में भिन्न भिन्न स्थितियों पर जो अलग अलग स्थितियां हैं उन पर स्थित कणों के आयाम भिन्न भिन्न होंगे। यानी जो कण प्रस्पंद पर है उनका आयाम मैक्सिमम होगा और जो कण निस्पंद पर है उनका आयाम मिनिमम होगा। जैसे ये वाला कण निस्पंद पर है तो इसका आयाम 0, फिर निस्पंद से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कणों का आयाम है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, प्रस्पंद पर जाके अधिकतम होगा, और फिर प्रस्पंद से वापस निस्पंद की तरफ जाएंगे तो आयाम घटते 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 0 हो जाएगा। तो निस्पंद पर मिनिमम मतलब 0, यहाँ पे 0 होता है बिल्कुल शून्य, और प्रस्पंद पर मैक्सिमम होता है। ठीक है? इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अप्रगामी तरंगों में बारी बारी से प्रगामी तरंगों में बारी बारी से कण मध्य स्थिति से गुजरते हैं और बारी बारी से श्रृंग और गर्त बनते हैं। जैसे मान लो जब ये कण श्रृंग बना तो थोड़ी देर बाद में जस्ट अगला श्रृंग बनेगा, थोड़ी देर बाद में जस्ट अगला श्रृंग बनेगा, थोड़ी देर बाद में जस्ट अगला श्रृंग बनेगा, और सबका श्रृंग एक ही हाइट पर होगा और सबका गर्त एक ही डेप्थ पर होगा, और बारी बारी से कण है वो गर्त बनेंगे। जैसे अब ये गर्त पर है तो अगली बार ये गर्त पर आएगा, फिर ये गर्त पर आएगा, फिर ये गर्त पर आएगा, फिर ये गर्त पर आएगा, और कुछ समय बाद में जो अभी श्रृंग पे है वो भी गर्त पर आएगा। यानी बारी बारी से कण श्रृंग बनते हैं और बारी बारी से कण गर्त बनते हैं। जबकि अप्रगामी तरंगों में सभी कण एक साथ मध्य स्थिति से गुजरते हैं,
एक साथ सुरंग पर पहुंचते हैं और एक साथ ही गर्त पर पहुंचते हैं। जैसे ये देखिए, ये जब डोरी पहले यहां पे थी तो सारे कण एक साथ मध्य स्थिति पर थे, और अब डोरी यहां गई तो इस शेप में डोरी एक साथ आएगी। एक साथ आएगी तो इस वाले कण का यही सुरंग है, इस वाले कण का यही सुरंग है, और इस वाले कण का यह सुरंग है। अब हां, सभी कणों के सुरंग मध्य स्थिति से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर पृथक पृथक कणों के पृथक पृथक सुरंग होंगे, और वो सुरंग सबके एक साथ अचीव होंगे। जैसे ये वाला कण यहां से सुरंग पे पहुंचेगा, उसी समय ये वाला कण अपने सुरंग पर, उसी क्षण ये वाला कण अपने सुरंग पे पहुंचेगा, और उसी समय प्रस्पंद वाला कण भी अपने सुरंग पर पहुंचेगा। तो सबके सुरंग भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर होंगे, लेकिन उन सभी सुरंगों पर सारे पार्टिकल एक साथ अवेलेबल होंगे, जबकि इनमें भिन्न मतलब बारी बारी से कण सुरंग बनेंगे, बारी बारी से गर्त बनेंगे, और बारी बारी से मध्य स्थिति से गुजरेंगे। यस, अब हम लोग अप्रगामी तरंगों की समीकरण के बारे में बात करें, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, उसकी अगर अपन बात करें तो अप्रगामी तरंग डेफिनेशन में हम लोगों ने बात की, अप्रगामी तरंग दो विपरीत दिशाओं में संचित प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण है। ठीक है, तो मेरे पास दो प्रगामी तरंगें हैं, y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये धनात्मक x अक्ष की ओर जा रही है, और क्योंकि ये देखिए ओमेगा t और के एक्स का चिन्ह अगर विपरीत है तो धनात्मक x अक्ष की ओर, और अगर इन दोनों का चिन्ह अगर समान है तो ऋणात्मक x अक्ष की ओर। दूसरी y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, दोनों के चिन्ह समान है तो ये ऋणात्मक x अक्ष की ओर। तो दोनों तरंगें विपरीत दिशाओं में जा रही है, दोनों की आवृत्तियां समान है, यहां दोनों का आयाम भी समान है, लेकिन दोनों का आयाम भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों का आयाम एग्जैक्टली समान नहीं है तो फिर वो अप्रगामी तरंग है, वो आंशिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण भी करती है। क्लियर? तो यहां पे दो समान आवृत्ति और समान आयाम की दो विपरीत दिशाओं में संचरित होने वाली प्रगामी तरंगों का हम लोग अध्यारोपण करवा रहे हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार परिणामी तरंग y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू यहाँ से पुट की और y2 की वैल्यू यहाँ से पुट की। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये साइन a माइनस बी और ये साइन a प्लस बी, तो साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो y आएगा वो बराबर a, और मैं फॉर्मूला लगाता हूं साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये हो गया y1 के लिए। और y2 के लिए मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो प्लस a, अगेन यहां पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, और यहां से इस पूरी इक्वेशन में मैं इसको फिर से लिखता हूं y इज इक्वल टू, देखिए इस पद में, इस पूरे पद में a और इस पूरे पद में a कॉमन आ रहा है सबसे पहले, तो a को कॉमन ले लिया। a को कॉमन लेने के बाद में साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स यहां पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, और यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स और प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये यहां तक ये इक्वेशन रहेगी। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ये अप्रगामी तरंग की समीकरण बनी, और इस अप्रगामी तरंग के समीकरण में ये जो पद है
वो आयाम का पद है, ये आयाम है। जो स्थिति x पर निर्भर कर रहा है, स्थिति x पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न स्थितियों पर आयाम भिन्न भिन्न होता है, यानी निष्पन्द की स्थिति पर आयाम 0 होगा, प्रस्पंद की स्थिति पर आयाम मैक्सिमम होगा, ऐसे स्थिति पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया y बराबर आयाम इंटू ओमेगा टी। तो आयाम इंटू ओमेगा टी, तो ये एक सरल आवर्त गति की समीकरण है। और वैसे देखें तो हम लोग वो तरंग एक सरल आवर्त गति जैसा ही है। अब उस सरल आवर्त गति में भिन्न भिन्न स्थितियों पर स्थित कणों के आयाम भिन्न भिन्न होंगे, बाकी वो कण गति तो ऊपर नीचे ही करेंगे। तो ये समीकरण तो y इज इक्वल टू आयाम इंटू साइन ओमेगा टी सरल आवर्त गति की समीकरण है, और डेफिनेटली सरल आवर्त गति की है, लेकिन डिफरेंट स्थितियों पर कणों के आयाम डिफरेंट है। तो एक बहुत सारे कणों की सरल आवर्त गतियां है, और वैसे तरंग होती ही बहुत सारे कणों की सरल आवर्त गतियों का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो ये एक अप्रगामी तरंग की समीकरण, जिसमें अप्रगामी तरंग का जो आयाम है वो स्थिति x पर डिपेंड करता है। तो इसको आप यहाँ पे नोट करेंगे स्क्रीन को रोक करके। यस, हम लोग अप्रगामी तरंगों के आयाम की बात करें तो अप्रगामी तरंग, जैसे मान लो हमारे पास ये अप्रगामी तरंग आई थी y बराबर 2a cos kx sin ओमेगा टी, फाइनल ये तरंग आई थी। ठीक है, इस तरंग में ये आयाम है, ये जो x पर निर्भर कर रहा है। तो हमारे पास आयाम हमने r बराबर लिख दिया 2a cos kx, ये इसका आयाम हो गया। और हम जानते हैं 2a तो कांस्टेंट है, जो दो पृथक पृथक तरंगों का आयाम था और वो समान था। और cos kx की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे दो फिक्स बिंदु होंगे अप्रगामी तरंग में, यहाँ दो फिक्स स्थितियां होगी जो वेल नोन है। एक तो है निष्पन्द और दूसरी है प्रस्पंद। निष्पन्द पर आयाम 0 होता है और प्रस्पंदों पर आयाम 2a मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो निष्पन्द पर आयाम 0 कब होगा? जब cos की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे cos की वैल्यू +-2a यानी +-1 होती है cos की वैल्यू। और हम लोग जानते हैं cos की वैल्यू 0 होती है π/2 के विषम गुणज पर। तो ये विषम गुणज है 2n+1, n की किसी भी वैल्यू के लिए एक विषम संख्या आएगी, तो ये विषम गुणज है। और cos kx की वैल्यू +-1 तब होगी जब kx की वैल्यू पाई का पूर्ण गुणज होगा। वो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ऐसी वैल्यूज पर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की जो स्थिति आती है वो ये है निष्पन्द, और इधर ये स्थिति आ रही है प्रस्पंद की। तो निष्पन्द के लिए x आया ये और प्रस्पंद के लिए x आया ये। यहां से k की वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व किया था। फिर ये n कोई संख्या है और इधर भी n कोई पूर्ण संख्या है। अब मैं n की भिन्न भिन्न वैल्यूज रखता हूं। n बराबर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू आई λ/4, मतलब मुझे पहला निष्पन्द λ/4 पे मिलेगा। ऐसे n बराबर 1 रखा तो 3 λ/4, दूसरा निष्पन्द, ये तीसरा निष्पन्द, ऐसे लगातार निष्पन्द मिलते जाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो दो क्रमागत निष्पन्नों के मध्य दूरी λ/2 है और इधर भी दो क्रमागत निष्पन्नों के मध्य दूरी λ/2 है। और यहाँ से मैं n की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो मुझे प्रस्पंद की वैल्यूज, प्रस्पंद की स्थितियां मिलेगी। तो n बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 पर मुझे प्रस्पंद मिला। फिर n बराबर 1 रखूंगा तो अगला प्रस्पंद मिलेगा, n बराबर 2 रखूंगा तो अगला प्रस्पंद मिलेगा, और ऐसे नेक्स्ट प्रस्पंद मिलते जाएंगे। तो यहां से दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी भी कितनी है? λ/2, फिर इन दोनों के बीच में दूरी λ/2, फिर इन दोनों के बीच में दूरी λ/2। तो हमने बात की थी कि दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य दूरी λ/2 होती है, ऐसे ही दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य दूरी λ/2 होती है। तो हमारे पास तरंग समीकरण थी ये, जो अप्रगामी तरंग की समीकरण प्राप्त हुई थी। इस अप्रगामी तरंग की समीकरण को अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या देखेंगे, ये इसका ग्राफ बना, यानी या तो ये वाली तरंग इस पीले वाले पोज में होगी या फिर ये वाली तरंग ही इस पिंक वाले पोज में होगी। ठीक है, तो यहां x बराबर 0 पर हमें प्रस्पंद मिल रहा है, यानी ये है x बराबर 0 पोजीशन, और यहां पे आयाम मिल रहा है 2a या -2a।
फिर x बराबर 0 के बाद में इधर λ/2 है, लेकिन इधर x बराबर λ/4 है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी यहां से λ/4 है। फिर अगला λ/4 से ये वाला λ/2 पे प्रस्पंद मिल रहा है, इसका मतलब ये यहां λ/2 पे प्रस्पंद है, इसका मतलब अच्छा अगला फिर 3λ/4 ये निष्पंद हो गया, 3λ/4 और फिर वापस लैम्डा के ऊपर प्रस्पंद मिल रहा है, यानी ये वापस हो गया लैम्डा। तो आप देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी एक तरंग बन गई, ये सुरंग से अगला सुरंग ये दूरी लैम्डा होती है, ठीक है। तो ये x बराबर 0 पर प्रस्पंद, फिर λ/4 पर निष्पंद, फिर λ/2 पर प्रस्पंद, फिर 3λ/4 पर निष्पंद और फिर लैम्डा पर प्रस्पंद, और ऐसे ही आगे ये चलते जाएंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस अप्रगामी तरंग का।